अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। जागो लाहौर में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। जनाब, उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे और एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद भी जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि मोहलिक वायरस की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और रोजाना कई जिंदगियां इस मूजी वायरस की नजर हो जाती हैं। बरतानवी, अफ्रीकी और ब्राजीलियन किस्म के बाद कोरोना वायरस की भारतीय किस्म की भी पाकिस्तान में मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। मोहलिक वायरस की नई नई इकसाम सामने आ रही है और हर नई किस्म पहले से भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। इसलिए हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि जितना हो सके हम लोग एहतियात करें। बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से, तो माह रमजान अपनी तमाम तर रहमतें और बरकतें लिए जारी और सारी है। रमजान मुबारक के शुरू होते ही हमारी रोजमर्रा की आदत बदल जाती है। रात में देर तक जागने और सहरी और इफ्तारी की तैयारी के पेश नजर नींद का दौरानिया भी काफी कम हो जाता है और अक्सर लोग तो सोते ही हैं सहरी के बाद, जिसकी वजह से नींद पूरी भी नहीं हो पाती और नींद की कमी इंसानी सेहत पर मनफी असरात भी मुरतब करती है। नींद की कमी इंसानी कुव्वत मुदाफियत के साथ साथ काम करने की सलाहियत भी मुतासर करती है, जिसकी वजह से सुस्ती, काहली, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं और रोजा रखना भी मुश्किल हो जाता है। नींद की कमी इंसानी सेहत पर कैसे असरअंदाज होती है और माह रमजान में नींद की कमी के मसाइल पर कैसे काबू पाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्लीप मेडिसिन एक्सपर्ट हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर अनवारुल हक। तो मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम देख रहे हैं कि रमज़ान जब आता है ना, सबका एक मेरे ख्याल से पैटर्न चेंज हो जाता है और नींद की कमी का बहुत ज़्यादा लोग शिकार हो जाते हैं और इस इशू को हाईलाइट भी करते हैं कि नींद पूरी नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से दिन भर हम सुस्त रहते हैं, काहली हो जाती है। तो इससे किस तरह हम बच सकते हैं? असल में बीइंग मुस्लिम्स हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा इबादत की तरफ हो जाता है और इबादत की तरफ कंसंट्रेशन होने से वी लाइक कि हम रात को इबादत करें, जागें, लेकिन ये एक फैक्टर है। आई थिंक दूसरा फैक्टर जो है, इबादत बीच में कम हो रही होती है। हाँ। और हम ये सहरी का इंतजार कर रहे होते हैं और जाग रहे होते हैं कि सहरी करके फिर सोएंगे। बेसिकली अल्लाह ताला ने जो हमारा निज़ाम बनाया है, उस निज़ाम के तहत हर चीज़ उसने फिक्स की हुई है। हमारा ब्रेन जो है वो एक सर्केडियन रिदम के तहत चलता है। हाँ। कि इस वक्त ये होना है, इस वक्त ये होना है, और बॉडी उसी तरीके से ट्यून्ड हो जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम दूसरे मुल्कों से ट्रैवल करते हैं और जेट लैग हो जाता है कि आपका स्लीप का पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है, और उस स्लीप के पैटर्न से चेंज होने से आप जब भी ट्रैवल दूसरे मुल्क से करके आते हैं तो चंद दिन आपकी स्लीप नए जो मतलब एनवायरनमेंट होता है और जो आवर्स का डिले होता है, दिन रात का फर्क होता है, उस फर्क को खत्म करने के लिए कुछ दिन लगते हैं। इसी तरह रमजान के अंदर भी हम अपनी रूटीन को ज्यादा चेंज कर लेते हैं कि हम सारा दिन जो है वो सोते रहते हैं। हाँ। और रात को जागते रहते हैं और मुझे तो समझ नहीं आती हम काम किस वक्त करते हैं। तो हाँ। वो हमारी, मेरा ख्याल है कि लाइफ में से ये चीजें कुछ कम हो जाती हैं और कुछ चीजें हम उनको ऐड करते हैं। ठीक है। तो इसका हमारी सेहत के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अच्छा। और हमें उस जो हमारा पैटर्न है उसको बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है। हमें आइडियली तरावी पढ़ के सो जाना चाहिए और सहरी के लिए उठना चाहिए, ठीक है, और फिर दोपहर और उसके बाद नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा जो दिन का जो वर्किंग टाइम है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम जितनी हमारी प्रोडक्शन होती है हम काम उससे बहुत ज्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे लेकिन दोपहर को नैप लेना चाहिए। ठीक है। ज्यादा देर रात को अगर हम जागते रहेंगे, ठीक है, अगर हमने से तहज्जुद पढ़नी है, हाँ। तो 10-15 मिनट पहले उठ जाएं, तहज्जुद पढ़ें, ठीक है, सहरी करें और फिर अपने दिन का आगाज शुरू कर दें। ठीक है। इशराक पढ़ें, फिर बाकी मतलब नमाजें पढ़ें। हम नफल इबादतें जो है उस पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं और मेरा ये ख्याल है कि बहुत ज्यादा इसमें इबादतों का रोल नहीं है। हाँ। इसमें सहरी और अफ्तारी का रोल, अच्छा। खाने पीने का माहौल ज्यादा है। खाने का जो है इबादत का जो है वो इतना ज्यादा नहीं है, बट एनी इबादत जरूर करनी चाहिए, लेकिन हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ थोड़ी बहुत तब्दीलियां अपने रूटीन के अंदर लानी चाहिए, ताकि हमारे पूरे सिस्टम्स जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो जाए। हाँ। और हम ये भी देखते हैं कि हम लोग रोजाना की बुनियाद पर हमारी नींद पूरी नहीं हो रही होती और हम लोग ये कहते हैं कि जी जनाब हमारा वीकेंड आएगा या हमारी छुट्टी होगी तो हम पूरे वीक की जो हमारी नींद की कमी हुई है हम वो पूरा कर सकते हैं। ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यस, 1-2 डेज आप ज्यादा एक्सर्ट कर रहे हैं
तो आप उस कमी को पूरा कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इसको पैटर्न बना लेते हैं, लाइफ का पैटर्न बना लेते हैं कि हमेशा आप कहें कि मैं मतलब रात को जागूंगा और दिन को सोऊंगा, तो वो गलत है। या हम कम स्लीप करें और एक दिन ज्यादा स्लीप कर लें, ज्यादा सो जाएं, तो वो हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए बेसिकली ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। बिल्कुल ऐसी एक जो पैटर्न है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल पैटर्न है, उसी को ही हमने अपनाना है। बेसिकली 6 to 8 आवर्स स्लीप डेली रिक्वायर्ड होती है एक नॉर्मल बंदे को। अच्छा। और इससे अगर हम कम सो रहे हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। बिल्कुल ऐसे और प्रोडक्टिविटी नॉट इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल और इन द फॉर्म ऑफ मेंटल, इट ऑल्सो कि हमारा जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो भी ज्यादा हो जाते हैं। चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, एंजाइटी शुरू हो जाती है। हम उतना काम पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते। और ना सिर्फ ये कि जी इसके ऊपर इफेक्ट्स होते हैं हमारी प्रोडक्ट, जो काम करते हैं हमारा कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा थॉट प्रोसेस कम हो जाता है, हमारी लर्निंग कम हो जाती है, कॉग्निशन कम हो जाती है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंसान की होती है वो कम हो जाती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि एट अ स्ट्रेच आप 5-6 दिन जो है वो बहुत कम सोएं और एक दिन ज्यादा सो लें। जिस तरह गाड़ी गर्म होती है ना, तो उसको फिर ठंडा होने की जरूरत होती है, उसका थर्मोस्टेट होता है, उस थर्मोस्टेट से ज्यादा नहीं गर्म होनी चाहिए। इस तरह नींद भी मतलब एक लेवल तक आप अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन उस लेवल को कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेच्ड रखना, वो आप टैक्स कर रहे होते हैं अपनी हेल्थ को। आपकी जो हर किस्म की फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल हेल्थ, वो सारी हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी तो डॉक्टर साहब हम रमजान के दौरान की बात कर रहे हैं, लेकिन वैसे भी हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं नींद की वजह से, उनको नींद नहीं आती। तो आपको क्या अमूमन क्या वजह लगती है, क्यों लोगों को अब नींद की कमी होना शुरू हो गई है? देखिए, इसमें मेरा ख्याल ज़्यादातर जो रोल है वो हमारे एनवायरनमेंट के चेंज होने का है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब स्क्रीन्स आ गई हैं हमारे सामने, तो वो स्क्रीन हमें इतना टैक्स कर देती हैं कि हम अगर टीवी देख रहे हैं या हम मोबाइल के ऊपर लगे हुए हैं, टिकटॉक्स देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, मतलब वो सारी चीज़ें हमारा टाइम को कंज्यूम कर लेती हैं और हमारे जो असाब है उसके ऊपर भी सवार होती जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। डेफिनेटली हम कोई न्यूज़ देखते हैं या कोई मतलब सैड न्यूज़ देखते हैं, तो उसके इफेक्ट्स आ रहे होते हैं हमारे ऊपर। और मोरोवर जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, कंजेशन ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा हो गए, पार्क्स कम हो गए, एक्सरसाइज नहीं है, एक्टिविटीज नहीं है, गाड़ियाँ आ गई हैं कि हम मतलब यहाँ से जाना है तो वहाँ बाइक या गाड़ी के ऊपर हम चले जाते हैं। हम प्रेफर नहीं करते कि हम वॉक करें। प्रॉब्ली इन फैसिलिटीज़ को हमें यूज़ ज़रूर करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने लाइफस्टाइल को ही तब्दील कर दें। मतलब हमें थोड़ा सा वक्त जो है वो निकालना चाहिए कि हम वॉक कर सकें और एक्सरसाइज कर सकें। ये हमारी जिंदगी में एक्टिविटीज होना, को करिकुलर फिजिकल एक्टिविटीज, हम जो है वो मेंटल एक्टिविटीज, स्क्रीन एक्टिविटीज बढ़ गई हैं और फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई हैं। बच्चों में अगर आप देखें खास तौर पे, तो वो स्क्रीन के इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं कि अब वो उनसे स्क्रीन आप ले ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं डॉक्टर हूँ, मुझे मरीज दिखाने आते हैं, तो बच्चों को चुप कराने के लिए वो पहले उसके सामने कार्टून लगाते हैं और फिर वो बच्चा कहता है जी आप डॉक्टर साहब इसको चेक करें। तो वो उसकी कंसंट्रेशन हर वक्त कार्टून की तरफ है। जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो सोशल इंटरेक्शन है, जो अपने बहन भाइयों के साथ, पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो उसका इंटरेक्शन है वो कम हो गया और इन चीजों की तरफ उसका ज्यादा हो गया। तो ये सारी चीजें, हम एडल्ट्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो ये सारी चीजें इफेक्ट कर रही हैं हमारी मेंटल हेल्थ को ओवरऑल और स्लीप को। वो तो हो ही रही है ऑब्वियसली, उसकी वजह से ही हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी सेहत भी खराब हो रही है। अगर बच्चों की जिस तरह आपने बात की है, बच्चों के लिए कितना दौरानिया होना चाहिए नींद के लिए? बड़ों के लिए तो 6 से 8 घंटे होना चाहिए। 6 से 8 घंटे होना चाहिए और क्वालिटी भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, दिस इज नॉट ओनली कि स्लीप होनी चाहिए, स्लीप की भी क्वालिटीज हैं, वो भी वो भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं बच्चों के अंदर जो तो न्यू बॉर्न होते हैं वो तो तकरीबन 18 से 20 घंटे सोते हैं बच्चे। वो तकरीबन सोते ही रहते हैं, सिर्फ खाना खाने के लिए उठते हैं और फीड लिया और फीड लेने के बाद फिर सो गए। और इस तरह जब जूं एज ज्यादा होती जाती है तो स्लीप रिलेटिवली कम होती जाती है। तो बच्चे 10-12 घंटे तक आमतौर पर बड़े आराम से सोते हैं एंड दैट इज रिक्वायर्ड, उनको उसकी जरूरत होती है और उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए जरूरत होती है। जब हम सो रहे होते हैं तो बेसिकली हमारा ब्रेन कुछ काम कर रहा होता है, जो हमने उस दिन में चीजें लर्न की होती हैं
तो बेसिकली हमारे ब्रेन के अंदर वो फाइलिंग हो रही होती है, हमारी मेमोरी में स्टोर हो रही होती हैं, और हम वो हमारी कॉग्निशन के लिए, हमारी सोच के लिए, हमारी मेमोरी के लिए, हमारे थॉट्स के लिए, हमारी फीलिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक प्रॉपर एडिक्वेट स्लीप लें। तो बच्चों में थोड़ी ज़्यादा होती है स्लीप, बड़ों में रिलेटिवली कम हो जाती है, और ओल्ड एज में मज़ीद भी कम हो जाती है। उसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो उन फैक्टर्स को भी से उनको कुछ डिजीज, पहली बात तो जैसे मैंने बताया कि बच्चों में ज़्यादा होती है और होते होते कम हो जाती है, एडल्ट को तकरीबन 6 to 8 आवर्स। ओल्ड एज में एक तो वैसे थोड़ी सी कम हो जाती है, फिर कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आ जाते हैं, काम कोई नहीं होता सारा दिन भी वो ऊँगते रहते हैं, या लेट जाते हैं या सो जाते हैं, एक्टिविटी नहीं रखते। अगर नमाज के लिए 5 वक्त आप जाते हैं, मस्जिद जाना शुरू कर दें, तो आप काफ़ी एक्टिविटी हो जाती है, उसमें कुछ वॉक हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, कुछ वहाँ पे लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन हो जाता है आपका, फिर आप नेचुरली वापस भी आते हैं, थोड़ा वेंट आउट कर लेते हैं अपने आप को, कैथारसिस हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें वैसे भी बहुत ज़रूरी हैं। तो और ओल्ड एज के अंदर कुछ डिजीजेस भी ज़्यादा होता है, ऑफ कोर्स, मतलब फिजिकल डिजीजेस भी ज़्यादा होती हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरह यूरिन के ज़्यादा आना, डायबिटीज़ है तो भी यूरिन आएगा, अगर प्रोस्टेट है तो भी उनको यूरिन के लिए बार बार उठना पड़ेगा। अच्छा। तो वो भी क्वालिटी ऑफ स्लीप को डिस्टर्ब कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिस तरह डॉक्टर साहब आप क्वालिटी ऑफ स्लीप की बात कर रहे थे, तो आप उस साइड पर आते हैं और हमें बताइए कि ये एक चीज़ क्या है क्वालिटी ऑफ स्लीप। क्वालिटी हम देखते हैं कि कुछ लोगों को बहुत ख्वाब आते हैं, ऐसे ही है, ठीक है, कुछ लोगों को नहीं आते, और कुछ लोग अगर आपने देखा हो तो वो सोते में चलते हैं, ऐसे ही सोते में बातें करते हैं, ठीक है, दांत ग्राइंडिंग करते हैं, टीथ ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है, और मतलब कुछ कर रहे होते हैं, बट वो सुबह उठते हैं तो उनको कुछ पता नहीं होता कि मैंने रात को क्या किया, ठीक है। तो वो दिस इज नॉट वेरी अनकॉमन, ये क्वाइट कॉमन चीजें हैं जो कि हम कर रहे हो, हम जिसको कहते हैं हम बड़बड़ा जाते हैं, ठीक है, हम यकदम उठ के बैठ जाते हैं, ठीक है। उसकी कोई फिजिकल रीजन भी होती है, बट एनी हो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ चीजें चल रही होती हैं, तो हम उसको रिएक्ट करने के लिए कई दफा ऐसी एक्टिविटी सोते में करते हैं तो साथ लेटा हुआ बंदा परेशान हो जाता है, डर जाता है कि इसको क्या हो गया। तो ये बेसिकली ये लाइट स्लीप है। अच्छा। जिसको लाइट स्लीप होती है, लाइट तो बेसिकली 2 तरह की स्लीप हम कहते हैं, एक रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है उसमें ब्रेन भी एक्टिव होता है, मतलब थॉट प्रोसेस भी कुछ चल रहा होता है, और ब्रेन के अंदर एक्टिविटी ज्यादा चल रही होती है, और बॉडी के अंदर भी एक्टिविटी चल रही होती है, जिसके अंदर आप जैसे मैंने कहा चलना है, ट्रेंडिंग है, या कुछ और एक्टिविटी है वो ज्यादा चल रही होती है, और ख्वाब भी इसी के अंदर आ रहे होते हैं बंदे। अच्छा। क्योंकि ब्रेन एक्टिव होता है। लेकिन जो डीप स्लीप होती है उसकी भी काफी क्वालिटीज, काफी उसके लेवल्स होते हैं। अच्छा। और वो लेवल्स के जी आप जिसमें आप कहें जी मैं तो अभी कच्ची नींद में था, मुझे जगा दिया, ठीक है, मुझे तो हल्की सी आहट हुई और आंख खुल गई, और इस तरह की जो चीजें होती हैं उसमें भी ये हमारी बेसिकली डीप स्लीप का ही पार्ट है। और कुछ ऐसी डीप स्लीप होती है विच इज नॉट मोर देन 2 hours and 6 to 8 hours। अच्छा। कि जिसके अंदर हम इतनी डीप स्लीप सोए होते हैं कि जिसे हमें जगाना मुश्किल हो जाता है। तो वो जो स्लीप होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस मतलब सिर्फ सोना जरूरी नहीं है, डीप स्लीप में सोना भी बहुत जरूरी है। अगर उसमें हम नहीं सोएंगे डीप स्लीप में तो हमारे फिर वही साइड इफेक्ट जो स्लीप ना आने के हैं वो साइड इफेक्ट्स होंगे। जिस तरह वो लोग कहते हैं कि मैं तो सो जाता हूँ लेकिन मेरा दिमाग जागता रहता है। ये बहुत से लोगों की शिकायत होती है, मेरे अपने साथ यही होता है, मेरी आंखें बंद होती हैं लेकिन मेरा दिमाग चल रहा होता है। तो बेसिकली योर क्वालिटी ऑफ स्लीप इज नॉट दैट गुड कि आप ये कहें कि जी नहीं मैं बहुत अच्छा सो लेती हूँ। तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? जब उठते हैं तो मूड अच्छा नहीं होता, चिड़चिड़ा हो जाता है बंदा, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, ठीक है, चीजें जो है वो अच्छी नहीं लगती, ठीक है, कंपनी नहीं आपको अच्छी लगती, आप एंजॉय नहीं करते कंपनी में लोगों को यू ट्राई टू रिस्ट्रेन के आप इंट्रोवर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो डीप स्लीप आना एक नॉर्मल बंदे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं आती तो ही शुड कंसल्ट। और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और वो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा करती हैं, जैसे मेलाटोनिन है, ठीक है, वो ऐसे हार्मोन्स पैदा करती हैं जिनसे हमारी स्लीप रिलेटिवली इंडक्शन भी उनसे होती है और डीप भी उन्हीं से होती है। अब जिस तरह वॉक है, एक्सरसाइज है, ठीक है, आपका लॉफ्टर है, ठीक है, अगर आप सही तरीके से आप मतलब उस तरीके से नहीं एंजॉय नहीं करेंगे लाइफ को, गप्पे नहीं लगाएंगे,
क्या क्या नहीं लगाएंगे, तो बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें, आपके ब्रेन के अंदर हार्मोन्स कुछ पैदा नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो डिस्टर्ब होगी। अच्छा। और उस क्वालिटी ऑफ स्लीप को भी रेगुलेट करना चाहिए। और ये बंदे को, जिसको सब कहता है कि मैं ज़्यादा देर जो है वो नहीं मतलब मेरा दिमाग जागता रहता है, तो बेसिकली वो डीप स्लीप के अंदर नहीं जाता, बिल्कुल ऐसे वो लाइट स्लीप के अंदर रहता है। तो डॉक्टर साहब, जब आपके पास इस तरह के मरीज आते हैं जो इस तरह का शिकायत करते हैं, शिकवा करते हैं, तो क्या पहले उनको मेडिकेशन पे लगाया जाता है, थेरेपी की जाती है, किस तरह प्रोसेस स्टार्ट होता है? बेसिकली तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनसे हम हिस्ट्री लेते हैं। अच्छा। कि उनको होता क्या है, ठीक है, कि वो उनकी मतलब यूजुअली हम कहते हैं कि अपने लाइफ का पैटर्न हमें दे दें। ठीक है। आप मरीज को कहते हैं आप कितने बजे उठते हैं और कितने बजे सोते हैं, और पूरा आपने डे की नरेशन कर दें कि आपका, उससे हमें उसके लाइफस्टाइल का पता चल जाता है। ठीक है। कि उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो किस तरह सोता है, कितना उसका स्क्रीन टाइम कितना है, उसका स्लीप, वैसे वो लेटता कितने बजे और बेसिकली सोता कितने बजे, अच्छा। वॉक है भी कि नहीं है, एक्सरसाइज है भी कि नहीं है, ठीक है, कंपनी फ्रेंड्स की है भी कि नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी हिस्ट्री से हम डिग आउट करते हैं। और पहली कोशिश ये होती है कि उसको फिजियोलॉजिकल तरीके से नींद को रेगुलेट करने की कोशिश की जाए। ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल तरीके से नेचुरली यही एडवाइजेस करते हैं उनको, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, नमाज पढ़ें, ठीक है। और नमाज हमारा एक तो अल्लाह की तरफ से हमारी इबादत भी है, लेकिन इबादत के साथ साथ अगर हम इसमें देखें तो 5 वक्त एक चीज़ का फिक्र होना कि हमने एक काम करना है। हाँ। और उसके बाद फिर जब वो हो जाए तो एक सेंस ऑफ रिलीफ होना। बिल्कुल। और ये इस प्रोसेस से अगर हम दिन में 5 दफ़ा गुजरते हैं तो ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें फिक्र होना और एक सेंस ऑफ रिलीफ होना, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हम चीज़ें उनको एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। और जो सेगमेंट्स बीच में मिसिंग होते हैं, ठीक है, उनको एडवाइस करते हैं कि इनको इंक्लूड करें। कुछ लोग होते हैं जी फ्रेंड्स ही नहीं है उनके, ठीक है, वो एडवाइस देम कि आप अपने फ्रेंड्स जो हैं वो बनाएं। अच्छा। फ्रेंड्स बनाएं और उनके साथ फिजिकल भी स्पेंड करें टाइम, और उनके साथ फ़ोन पे भी इन टच रहें। ठीक है। ठीक है। कुछ लोग अपनी फैमिली से दूर हुए होते हैं वैसे तो वो कहते हैं जी काम का प्रेशर है, लेकिन बेसिकली काम का प्रेशर नहीं होता, दे आर कुछ एलिमेंट्स उनके मिसिंग होते हैं लाइफ में, इसकी वजह से उनका ये कनेक्शन सारी कहीं से होता है। तो एट टाइम्स हम उनके रिलेटिव्स को भी, मतलब अगर वाइफ है तो उसके हस्बैंड को भी कहते हैं कि लेके आएं, तो शायद कुछ बेहतर वैसे ही, मतलब बातों से ही सूरत हाल बेहतर हो सके। या तो ये तो सर हो गया कि आप लोग फिजिकली भी एक्टिविटीज का सबसे पहले बोलते हैं, लेकिन मेडिकेशन पे भी बहुत लोग जाते हैं, वो कौन से स्टेज पर जाते हैं? देखिए पहले तो ये मैंने बताया कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही अगर कुछ फिर मेंटल डिजीजेज भी होती हैं। अच्छा। स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, बेसिकली प्रूवन डिजीजेज। हम लोगों को कहते हैं कि अब वो हमसे पूछें कोई प्रॉब्लम है जिंदगी में, कहते हैं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मेरे पास पैसा भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, सारा कुछ है, और बीवी मेरी ठीक है, ठीक है, मेरे पास तो कोई इशू नहीं है। बट उनको इश्यूज होते हैं, दोस्त नहीं है, बिल्कुल, ठीक है, और बाकी चीज़ें नहीं है, कुछ और लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग है। तो उन सारी चीज़ों को बेसिकली हम आपस में रिलेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि डिजीज़ का लेवल कितना है। से आपको डिजीज़ का लेवल ज़्यादा है और वो वॉक, एक्सरसाइज और नमाज और बाकी जो हेल्दी एक्टिविटी उनसे नहीं हो रहा, तो फिर देन यू हैव टू पुट देम ऑन मेडिकेशन। अच्छा, ठीक है। और अगर इसके मेडिसिन के साथ उनको दवाई की से एक स्पेसिफिक डोज काफ़ी है, तो दवाई के साथ अगर काफ़ी है स्पेसिफिक उनको, तो अगर हम वो वॉक और एक्सरसाइज उनकी ज़िंदगी से निकाल देंगे और फ्रेंड्स निकाल देंगे, तो ड्रग की क्वांटिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा। और अगर इन चीज़ों को शामिल कर दें तो ड्रग की क्वांटिटी कम हो जाएगी। ठीक है। फर्ज करें कि हमें इतनी डिजीज़ है और इतनी डिजीज़ सिर्फ हम वॉक और एक्सरसाइज से कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर डिजीज़ इतनी है तो हमने इतना पोर्शन दवाइयों से करना है, इतना एक्सरसाइज से करना है, और एक्सरसाइज वॉक से करना है। हाँ। लेकिन अगर एक्सरसाइज वॉक को निकाल दें तो फिर हमें इतनी दवाई लेनी है। सो मतलब वो सारी चीजें
हमें उस पेशेंट के हिसाब से टेलर करनी पड़ती हैं कि उसको कैसे जिंदगी बिल्कुल ऐसा ही है सर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर अनवारुल हक हमारे साथ मौजूद थे, स्लीप मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, और मेरे ख्याल से हम सबको ही अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको मॉडिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ वक्त पर एक थोड़ी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात करते हैं ईद की तैयारियों के हवाले से। तो ईद पर हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत और दिलकश नजर आए, और खूबसूरत नजर आने के लिए स्किन का तरोताज़ा और सेहतमंद होना इंतहाई ज़रूरी होता है। लेकिन जैसे जैसे आपको पता है गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, वैसे वैसे स्किन के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। मौसम गर्मा में स्किन में नमी का तनासुब बरकरार रखना किसी इम्तिहान से कम नहीं होता। वैसे भी माह रमज़ान जारी है, और रमज़ान में दिन भर रोज़ा रखने की वजह से हमारा वाटर इंटेक बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन में नमी का तनासुब और भी कम हो जाता है। गर्मी का मौसम है, माह रमज़ान भी है, ऐसे में स्किन के मसाइल से कैसे बचा जाए, स्किन को तरोताज़ा कैसे रखा जाए, और ख़ास तौर पर ईद के मौके पर स्किन केयर कैसे की जाए, कौन कौन से फेशियल्स हम लोगों को लेने चाहिए, एक्नी, ब्लैक हेड्स, डार्क सर्कल जैसे मसाइल से कैसे बचा जाए, इन तमाम तर बातों पर हमने आज डिस्कशन करनी है। नायाब ज़िशान हमारे साथ मौजूद हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन केयर एक्सपर्ट हैं। नायाब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। नायाब, हम देखते हैं रमज़ान में हमारा बहुत ज़्यादा ना वाटर इंटेक कम हो जाता है, ऊपर से गर्मी भी है, तो ईद भी आ रही है। सबकी ये कंसर्न होता है कि ईद से पहले पहले हमारी स्किन अच्छी हो जाए, जो हाइड्रेट हो जाए, बड़ी शाइनी हो। तो किस तरह हम लोग अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं? देखिए, रमज़ान में हमारी रूटीन सबकी चेंज हुई होती है, आपकी भी हमारी भी। नॉर्मल रूटीन से ज़रा हट के ना नींद पूरी होती है, ना हमारा पानी उस तरह से हम लोग वाटर इनटेक होता है हमारा। तो उसमें हमारा मैं ये कहती हूँ कि जब हम अफ्तारी के टाइम पे डायरेक्ट जो पानी पीते हैं उससे अच्छा है कि हम मिंट मार्गरेटा बनवा लें। अच्छा, ठीक है, लेमन का यूज़ करें, मिंट का यूज़ करें। ठीक है। जो 30 दिन हमारे रमज़ान के हैं, वो बजाय हम पकौड़े समोसों के ऑयली चीज़ें खाएं, उससे अच्छा है कि हम ज़्यादा वो चीज़ें खाएं जो हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ईद तक आते आते आपकी खुद ही स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी। हाँ। बजाय आप कोई फेशियल्स लें या आप कुछ इस तरह से चीज़ें लें, उससे बेहतर ये है कि आप अपनी ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें रखें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, फ्रेश चीज़ें खाएं, और उसी का ही फिर उसी से रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हम देख रहे हैं पानी भी हम लोग कम पीते हैं, गर्मी भी बहुत है, और जिस तरह आप बता रहे हैं फ्राइड आइटम्स भी हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वो किस तरह हमारी स्किन के लिए मुनफी साबित हो सकता है, मुज़र सेहत हो सकता है? क्या असरात हो सकते हैं हमारी सेहत पर उसके लिए? हमारी एक्चुअली देखें, आजकल जो हमारे पोल्यूशन भी चल रहा है, हमारी आपको पता है एनवायरनमेंट बाहर, उसके लिए लोग मतलब लोगों को होता है कि हम किसी भी एस्थेटिक क्लिनिक पे आए हैं और हम कोई ट्रीटमेंट करवाएं, और उसके बाद उसी वक्त मैजिक हो जाए और हम हमारी फ्लॉलेस हो जाए। ऐसा नहीं होता। उसके साथ हमें कुछ होम केयर्स भी करने पड़ते हैं। कुछ हमें सन ब्लॉक हमारी जिंदगी में बहुत मस्ट एक चीज़ है। अच्छा। जो कि लोग बिल्कुल भी नहीं लगाते। जैसे आजकल हम कोविड से बचने के लिए सैनिटाइजर्स यूज करते हैं। हाँ। लेकिन स्किन के लिए, स्किन की डिजीजेस के बचने के लिए हमें सन ब्लॉक यूज करना चाहिए। अच्छा। और वो बिल्कुल भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ठीक है। एक्ने भी उसी वजह से हो रहा है। ठीक है। पिगमेंटेशन भी उसी वजह से होता है। फिर एक और चीज होती है कि लोग व्हाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। बहुत कर रहे हैं। व्हाइटनिंग क्रीम्स हम मोस्टली लोग, हम जो डॉक्टर्स हैं या कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, मोस्टली रात को रेकमेंड करते हैं कि आप सोते वक्त लगाएं। अच्छा। लेकिन लोग मॉर्निंग में भी लगा के धूप में निकल जाते हैं, उसका नतीजा इतना बुरा होता है। अच्छा, उससे क्या मतलब आपकी स्किन पे क्या असरात मरतब हो सकते हैं? देखिए, व्हाइटनिंग कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हैं ना, तो उसके लिए सबसे पहले ये चीज होती है कि हम अपनी स्किन को मतलब डायरेक्ट हीट से, डायरेक्ट सनलाइट से उसको प्रोटेक्शन दें। अच्छा। अब उसके लिए हमें सन ब्लॉक की जरूरत होती है। ठीक है। अब सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे, आप डायरेक्ट हीट पे जाएंगे और व्हाइटनिंग क्रीम लगाई होगी, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमें पिगमेंटेशन करती हैं। ठीक है। फिर पिगमेंटेशन, पहले एक पीस स्किन रेड होना शुरू होती है, फिर आहिस्ता 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 ब्राउन स्पॉट्स, फिर पिगमेंटेशन पे चले जाते हैं। फिर वो एक अलग
ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। लोगों को ऐसे लगता है जैसे हम मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स आई हुई हैं, भरी हुई है व्हाइटनिंग क्रीम्स की, और वो जस्ट स्टीरॉइड्स हैं, आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो और आप इंसान को ऐसे लग रहा है जी हमारी दुनिया बदल गई, हम तो व्हाइट हो गए, हम व्हाइट हो गए। लेकिन वो बाद में जब पता चलता है डिजास्टर्स हैं। एग्जैक्टली, वो जब ज्यादा उनकी वो स्किन हो जाती है फिर डॉक्टर्स के पास भागते हैं। आजकल तो अल्लाह पाक ने हमें इतना अच्छा मौका दिया हुआ है, रमजान का महीना है, हमारी तो पूरी बॉडी डिटॉक्स हो सकती है अगर हम उसको उस तरह से इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें भी। लेकिन हमारा दस्तरखान जब तक फ्राइड चीजों से नहीं भरता हमारा रोजा कंप्लीट नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो इन चीजों से परे रहें थोड़ा सा, और हम लोग वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, मिंट बहुत अच्छा है आजकल, लेमन बहुत अच्छा है, वो लें, और उसके बाद रोजा खोलें, खजूर खाएं और फ्रूट्स खाएं, फ्रूट चाट खाएं, विदाउट शुगर लें। अच्छा। तो स्किन ऑटोमेटिकली हम ईद के दिन आप वैसे ही ग्लो करेंगे। मतलब अगर आपकी डाइट ही अच्छी होगी तो आपकी स्किन भी अच्छी होना शुरू हो फेशियल्स जाएगी। देखें, फेशियल्स तो बहुत सारे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जो फेशियल्स रिकमेंड करती हूँ उसमें ब्लीच बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं, मतलब लेकिन आजकल तो मेरे ख्याल से जो माइंडसेट बना हुआ है ना लोगों का, ये है कि ब्लीच होगी तो हमारा फेशियल कंप्लीट होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग के सैलून्स में अगर आप जाते हैं तो वो करते क्या है, ब्लीच घोल के लगा देते हैं और जी आपका फेशियल कंप्लीट हो गया। आप मुझे फेशियल विदाउट ब्लीच करके दिखाएं, फेशियल वो होता है। अच्छा। फेशियल बेसिकली मसाज है आपके फेस का, आपको मसाज करना है, आपको अच्छी क्रीम के साथ, आपकी फिंगर टिप्स के साथ आपने मसाज करना है। ब्लीच तो आपके ऊपर सुपरफिशियल लेयर को वैसे ही उड़ा देता है। हाँ। ठीक है, और हमें लगता है जी हम वाह जी वाह हो गया कमाल। ऐसा नहीं होता, बस वो चीजें हमारा माइंडसेट बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही, एग्जैक्टली। सैलून से नेक्स्ट स्टेप कॉस्मेटोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, हमारे एस्थेटिक्स में ट्रीटमेंट्स, हाइड्रा फेशियल आजकल बहुत है, बहुत ज्यादा है, हर जगह हाइड्रा फेशियल है ना। लेकिन हाइड्रा फेशियल का भी एक इशू चल रहा है कि हाइड्रा फेशियल के रिजल्ट हर कोई नहीं दे रहा। वो नहीं दे रहा जिसको पता ही नहीं है स्किन हमने किस तरह ट्रीट करना है। बिल्कुल। ठीक है, एक सैलून्स वालों ने भी रखा हुआ है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट ने भी रखा हुआ है, डॉक्टर्स ने भी रखा हुआ है, डेंटिस्ट ने भी रखा हुआ है हाइड्रा फेशियल आजकल। तो हाइड्रा फेशियल की मशीन रखना काम नहीं है, हाइड्रा फेशियल को चलाना वो काम है। जिसको स्किन के बारे में पता होगा वही ज्यादा अच्छे तरीके से लेकर आ सकता है। भरी हुई स्किन पे आप हाइड्रा फेशियल करो, वो उसको एक से नहीं उसको 10 दाने और निकल आएंगे मजीद। अच्छा। और वही प्रॉप सब पे यूज हो रहा होता है, कोई क्लीनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा। ये चीजें हमारी स्किन के लिए बहुत मैटर करती हैं। हम लोग जैसे मीडिया पर्सन्स हैं, कुछ मेकअप है, एक दूसरे का मेकअप यूज हो रहा है, ब्रशेस यूज हो रहे हैं, जरा सा जम एक स्किन से दूसरे स्किन पे जा रहा है, वहीं पे आपको एक्ने निकल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये छोटी छोटी चीजें हमारी केयर करनी चाहिए। हमारी स्किन क्यों नहीं अच्छी होगी? स्किन अल्लाह पाक ने हमें अच्छी ही देके भेजी थी, हमारे ही काम है, खराब करते हैं, हम ही खराब करते हैं। हम उल्टी सीधी प्रोडक्ट्स यूज करके चीजें, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके हम अपनी स्किन खराब कर लेते हैं। जिस तरह अभी आपने नायाब फेशियल्स की भी बात की है, तो आजकल जैसे आपने बताया भी मशीन से भी फेशियल्स हो रहा है और हाथों से भी फेशियल्स हो रहे हैं, तो कौन से ज्यादा अच्छे हैं? देखिए दुनिया बदल गई है, तरक्की आ गई है। ठीक है, पहले देखिए हर चीज डिपेंड करता है सबसे पहले उस मरीज पे या उस पेशेंट पे कि उसकी स्किन हमसे मांग क्या रही है। अच्छा। अगर एक्ने वाली स्किन है तो हम उसको डायरेक्ट मशीन्स पे नहीं लेकर आएंगे। ठीक है। उसके ऊपर वो प्रोडक्ट्स नहीं लगेंगी, उसकी चीजें डिफरेंट होंगी। अगर पिगमेंटेड स्किन है, जिसको पिगमेंटेशन, छाइयां हैं, दाग धब्बे हैं, उसके लिए हम दूसरे सीरम्स या दूसरी क्रीम्स यूज करेंगे। ये अकॉर्डिंग टू स्किन है। आजकल जैसे हाइड्रा फेशियल है, हाइड्रा फेशियल्स में 3 सीरम्स होते हैं। ठीक है, वो सीरम्स भी हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद हर इंसान का अपना अपना एक तरीकेकार होता है फेशियल करने का। बिल्कुल। ठीक है, और प्रोडक्ट्स बहुत डिपेंड करती हैं आप कौन से यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम तो फेशियल करके भेज देते हैं, उसके बाद आफ्टर केयर उस इंसान की होती है कि उसने जाके फेशियल का जो हमने दिया हुआ है उसको ट्रीटमेंट, उसके बाद उसकी केयर उसने किस तरह से की है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सन ब्लॉक इज मस्ट है। ठीक है, कोई भी आप फेशियल ले रहे हैं, अगर आप सैलून से ले रहे हैं, अगर आप हमारे से ले रहे हैं, तो उसके बाद सन ब्लॉक मस्ट है। अच्छा। क्योंकि आप स्किन नीट हुई थी, पोर्स ओपन हुए होते हैं, क्रीम्स लगी होती हैं, सीरम्स लगे होते हैं, और उसके बाद जाके आप डायरेक्ट औरतें चूल्हे के आगे भी खड़ी हो जाती हैं, फिर शॉपिंग पे बाजार भी जा रही हैं, तो वो डायरेक्ट पोल्यूशन, फिर सनलाइट, फिर ऑब्वियसली स्किन ने तो फिर बर्बाद होना है। और नायाब, जिस तरह हमारे अभी बहुत से नाजरीन आपको देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे, तो जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है, जिनके स्कार्स हैं, वो कौन से जो है फेशियल्स ले सकते हैं? देखिए, एक्टिव एक्ने हो तो उसको तो हम बहुत डेलिकेटली ट्रीट करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे उसको ईचिंग हो, मजीद उसकी स्किन तंग करे, ऐसी बहुत वो नेचुरल में जाएंगे हम। ठीक है। और दूसरी बात, जो पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन के लिए वो बिल्कुल अलग फेशियल्स हैं। देखिए, एस्थेटिक्स में मल्टीपल चीजें हैं।
उसमें एक माइक्रोडर्माब्रेशन बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, ठीक है, हाइड्रा फेशियल है। फिर उसके बाद अगर एक्ने प्रॉन या डीप एक्ने स्कार्स हैं, फिर उसके हम ट्रीटमेंट्स करते हैं उनके लिए। अच्छा, मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हैं, उसमें माइक्रो नीडलिंग आ जाती है, आजकल PRP बहुत इन है, ठीक है, वैम्पायर फेशियल उसको कहते हैं। अच्छा, देखने में बड़ी खौफनाक लगती है, बट उसके रिजल्ट्स बहुत ऑसम है। मतलब आप वंस इन अ मंथ करवाएं तो आपको स्किन को बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, ठीक है। और वो भी यही बात है कि वो एक ट्रीटमेंट है, उसके बाद आपकी आफ्टर केयर बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब अगर जैसे बहुत से लोग हमें सुन भी रहे होंगे, अगर मैं भी कंसर्न है मेरा कि अगर हम 4 से 5 या 7 8 अगर सेटिंग्स ले लेते हैं फेशियल्स की एस्थेटिक से, तो क्या हम मुकम्मल तौर पर अपनी एक्नी या इस तरह की जो मसाइल हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं? 4-5 आप बहुत ज्यादा बता रही हैं। अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चलें तो आप 1-2 में ही ठीक हो जाएं। अच्छा, बिल्कुल। मतलब मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि एस्थेटिक्स सैलून से नेक्स्ट स्टेप है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। लोगों को अभी तक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। हाँ। बेसिकली वो कहेंगे ये नहीं, इट्स नॉट अ डॉक्टरी फील्ड, ठीक है। आप स्किन एक्सपर्ट हैं, आपने आपकी स्किन को आपने उस तरीके से मेडिकेटेड तरीके से ठीक करना है, बजाय हम 10 रुपए की ब्लीच डाल के और आपके मुंह पे लगा दें और आपको गोरा करके बाहर भेजते हैं। हाँ। मैं सिर्फ इन चीजों के खिलाफ हूँ। मुझे बड़े सैलून से कॉल्स आती हैं, आप हमारी मार्केट डाउन कर रही हैं। हाँ। क्योंकि मैं वैक्स के बहुत खिलाफ बोलती हूँ, मैं ब्लीच के बहुत खिलाफ बोलती हूँ। ये दोनों चीजें स्किन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें हैं। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे बताएं, अगर आपकी कोई फेशियल करता है, मैं उसको मानती हूँ कि हाँ, इसके बगैर मुझे फेशियल करके दिखाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता भी तो चले। अब हमारी एस्थेटिक्स में कार्बन फेशियल बहुत मजे की एक चीज है। अच्छा, वो उसी वक्त आपका मतलब इंस्टेंटली कार्बन लेजर फेशियल होता है। वो एक मास्क हम लगाते हैं ब्लैक कलर का, चारकोल, ठीक है। उसके बाद लेजर नहीं, उसको आपकी जो सुपरफिशियल लेयर है उसकी बारीक सी जो तह होती है ऊपर से, वो लेजर उसको उठा लेता है, उसमें से सारी डेड स्किन रिमूव होती है। अच्छा, इंस्टेंटली रिजल्ट आता है, और बल्कि आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे ज्यादा उसका रिजल्ट आता है। अब वो लोग करवाते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका, कुछ भी नहीं है। उसी वक्त आप फेशियल करवाएं और वो फाइन लाइंस, रिंकल्स और बहुत सारी चीजों को ट्रीट करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो नायाब मुझे बताइए, इनके चार्जेस क्या हैं? क्या हर बंदा इन फेशियल्स को अफोर्ड कर सकता है? देखिए, आप किसी भी अच्छे सैलून पर जाएंगे तो वहाँ पे मिनिमम फेशियल स्टार्ट होता है 5000 6000 से। हाँ। ठीक है। और वो फेशियल आपको भी पता है कि ब्लीच के अलावा वो फेशियल नहीं होता। ऐसे ही है। और अगर हम ब्लीच नहीं डाल रहे, कुछ नहीं डाल रहे, हम लेजर से फेशियल करें तो उसके चार्जेस कितने होने चाहिए? आप समझदार हैं, आपको भी पता होना चाहिए। चार्जेस जो लोग दे सकते हैं और जिनको अपनी स्किन का ख्याल है वो देते हैं। अच्छा। इतने ज्यादा भी नहीं है, जो दे सकते हैं उनके लिए ज्यादा नहीं है, और जो नहीं दे सकते उनके लिए बहुत ज्यादा। लेकिन ये है कि आप कितना कंसर्न है आपको अपनी स्किन से। जी बिल्कुल। आप उसी तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं। लोग तब आते हैं जब वो स्किन से हाथ धो बैठे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, जब उनकी स्किन बिल्कुल वर्स्ट एंड हो जाता है, फिर वो हमारे पास आते हैं, फिर वो ये कहेंगे कि जी हमें 1-2 सेशंस में हमारी दुनिया बदल दें। ऐसा नहीं होता ना, फिर पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट लेना पड़ता है उनको। बिल्कुल ऐसे ही है। और आजकल हमने देखा है नायाब, गर्मी की वजह से टू टोन स्किन हो रही है, हम लोग मास्क का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्नी उससे भी हो रही है, टू टोन स्किन उससे भी हो रही है। किस तरह इस चीजों से हम बच सकते हैं? अच्छा, आजकल ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मास्क की वजह से हमारा जो इतना पार्ट है वो ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। मॉल्स में हम गए होते हैं तो वहां पे तो वैसे इतनी सख्ती है कि जी आपने बिल्कुल भी मास्क नहीं उतारना। तो समटाइम्स कुछ लोगों को इतने ही पार्ट पे पिंपल्स निकल रहे हैं। बिल्कुल। वो क्या होता है, वो पसीना आया होता है, फिर आप गंदे हाथ भी वहीं पे ईचिंग भी कर रहे हैं, वहां पे इतने पार्ट पे आपको पिंपल्स निकल आए। तो उन लोगों के लिए ये कह सकते हैं कि अगर आप मास्क पहनने से पहले अगर आप सन ब्लॉक लगा लें, ठीक है, एक सन ब्लॉक की लेयर लगा लें, उसके ऊपर आप मास्क पहने, फिर उसके बाद निकले, तो वो काफी हद तक आपको एक्ने से बचा सकता है। ठीक है। और क्या हर टाइप के लिए सन ब्लॉक एक ही है? ये नहीं, डिफरेंट होते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसको वाटर बेस्ड सन ब्लॉक यूज करें, अगर ड्राई है तो उसको ऑयल बेस्ड सन ब्लॉक यूज करें। वो अपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट से पूछे कि वो आपके लिए कौन सा आपको सजेस्ट करते हैं। और मेरे ख्याल से सन ब्लॉक मेरा इसेंशियल है। आपके देखिए, सन ब्लॉक कितनी कॉस्मेटिक कंपनीज ने भी निकाल दिया है। लोग देखते हैं, अच्छा जी ये सनस्क्रीन है, उठा लो, ले लो, लगा लो। ऐसा नहीं, फिर उसके बाद लगा के उनको ये हमें रंग काला कर रहा है, ये हमारा रंग काला हो रहा है। ये भी आपने बहुत लोगों का कंसर्न है, ये तो हमें सन ब्लॉक लगाते हैं ना, हमारा रंग काला लगता है। बेसिकली क्यों लगता है? क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंग टू स्किन नहीं होता। हाँ। वो आपने खुद से अपनी मर्जी से जाके मार्केट से परचेज किया। आप किसी प्रॉपर डॉक्टर से पूछें कि सन ब्लॉक कौन सा रेकमेंड हम आप करते हैं, वो वाला लगवाएं। तो क्या सन ब्लॉक जो है वो भी कुछ टाइप्स का है? हाँ, या एक ही है? नहीं, डिफरेंट टाइप्स है ना। डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सन ब्लॉक SPF हमारा 60 भी होता है, 80 भी होता है, 100 तक जाता है। डिपेंड करता है कि हम कौन से स्किन पे
रेकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी स्किन को कितना अच्छा बना सकते हो खुद मेहनत करके, तो फिर ही आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जब आप अपनी स्किन के साथ अच्छे तरीके से खेल चुके होते हैं। नायाब ज़िशान हमारे साथ मौजूद थी, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। नायाब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और इतनी अच्छी अच्छी टिप्स आप हमें देके जा रही हैं, और आप लोगों को भी बहुत अच्छी स्किन टिप्स पता चल गई होंगी कि आपने इससे पहले क्या क्या अपनी स्किन के साथ करना है ताकि वो रिफ्रेशिंग हो जाए। यहाँ वक्त तो छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं मोहलिक कोरोना वायरस के हवाले से। तो लाहौर पर कोरोना का तसल्लुत बदस्तूर बरकरार है। मोहलिक वायरस शहर में मजीद 37 जानें निकल गया है। 24 घंटों के दौरान शहर में 727 नए मरीज भी सामने आ गए। पंजाब की बात की जाए तो सूबे भर में 111 मरीज जाभाक हो गए हैं। मजीद 1600 मरीजों का भी इजाफा हो चुका है। कोरोना से बचाव के लिए इकदामात में तेजी आ गई है। एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन का सिलसिला 56वें रोज भी जारी रहा। 50 साल से जायद उम्र अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन की जा रही है। 40 से 49 साल तक के अफराद की वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। एक्सपो सेंटर समेत 4 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, जबकि दावों और ऐलानात के बावजूद 10 स्कूल्स में नए वैक्सीनेशन सेंटर्स फाल ना हो सके। सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का अमला भी नहीं पहुंच सका। नए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आने वालों को एक्सपो सेंटर भिजवाने के हवाले से भी इतलात आ रही हैं। इसी हवाले से शहर में क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असद असलम है, चीफ कोऑर्डिनेटर कोरोना पंजाब है। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे आप? सर, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एसओपीज के तहत जो आजकल एसओपीज चल रहे हैं, सख्त एसओपीज के तहत जो कोरोना इन्फेक्शन रेट है वो कम हुआ है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी देखिए, स्लाइटली कम हुआ है। अच्छा। लेकिन अभी तो ये शुरू हुआ है कोरोना एसओपीज पर सख्ती। एग्जैक्टली। कमिश्नर साहब ने काफी सख्ती शुरू की है लाहौर में, तो उसके असरात नजर आने शुरू हुए हैं। हुकूमत ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बड़ा जोर से पैगाम दिया सबको, बिल्कुल ऐसे ही है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को कि एसओपीज पर अमल इंश्योर किया जाए। तो उसके डेफिनेटली असरात आए हैं। 19% से कम होकर लाहौर में इन्फेक्टिविटी तकरीबन 16-17% तक आ गई है। अच्छा। लेकिन अभी ये ऐसी नहीं है कि हम आराम कह सकें कि ये ख़त्म हो गई है या इसके लोग मजीद मुतासर नहीं हो सकते। सिचुएशन अभी भी बड़ी ग्रेव है। बिल्कुल ऐसे अभी भी इस वक्त लाहौर में 1072 मरीज दाखिल हैं। अच्छा। और उनमें 800 मरीज ऐसे हैं जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट, ठीक है, या वेंटिलेटर बेड पर यानी हाई फ्लो ऑक्सीजन पर है। अच्छा। और 272 हैं जो लो फ्लो ऑक्सीजन पर है। यानी कि 1072 मरीज में से एक भी मरीज ऐसा नहीं है जो बगैर ऑक्सीजन के हो और हम उसे कह सकें कि घर चला जाए। ठीक है। तो ये सिचुएशन है इस वक्त, और डेथ भी हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, 25 परसों हुई, कल 18 डेथ हुई। अच्छा। तो लेकिन डेथ हो रही है, ये नहीं कि लाहौर में नहीं हो रही। कम डेफिनेटली हुई हैं, लेकिन 10 to 20% कम हुई है। अच्छा। तो अभी भी लोगों को उसी तरह ही एहतियात करनी है एसओपीज की, जैसे कि हम आज से 15 दिन पहले भी कह रहे थे। ठीक है। तो हमारे जो हेल्थ सिस्टम है उस पर कितना दबाव है, अगर उसकी बात की जाए तो कम हुआ है थोड़ा या नहीं कम हुआ? देखें, इस वक्त लाहौर में 632 हाई डिपेंडेंसी यूनिट, ठीक है, और 276 वेंटिलेटर बेड मौजूद हैं। ओके। और हाई डिपेंडेंसी यूनिट की जो ऑक्यूपेंसी है वो 1 घंटा पहले वो 63% थी। अच्छा। 63%। ठीक है। और वेंटिलेटर बेड की जो ऑक्यूपेंसी है वो 83% है इस वक्त लाहौर में। ठीक है। इस तरह बाकी शहरों में भी अगर देखा जाए, पंजाब के बाकी शहरों में भी इन्फेक्टिविटी रेट मुल्तान में बड़ा ज्यादा है। ठीक है जी, मुल्तान में उतना ही है जितना लाहौर में है। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले फैसलाबाद में बहुत ज्यादा हो गया था, थोड़ा सा कम हुआ है। तो बेहतरी आ रही है। लोड आप ये समझ लें कि 5 to 10% कम हुआ है, लेकिन अभी भी हॉस्पिटल पर उतना ही लोड है। उतना ही लोड है, और हमें अभी भी वही सारे एसओपीज पर ख्याल रखने की ज़रूरत है। और वैक्सीनेशन का सर नेक्स्ट जो स्टेज है, नेक्स्ट मरहला, वो भी शुरू हो चुका है। और कहा जा रहा है कि एक दिन में पाकिस्तान भर में 1.5 लाख अफराद को वैक्सीनेशन लग रही है। आप इस रफ्तार से मुतमईन हैं? अभी सुबह जो डॉक्टर असद उमर साहब का जो प्रेस रिलीज या बयान आया है, हाँ, उसमें कल 2 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हुई है पाकिस्तान में। अच्छा। और एक दिन की? जी, एक दिन में। और लाहौर में भी परसों
तकरीबन 76,000 लोगों को वैक्सीनेशन, तो 80,000 का टारगेट है लाहौर का। हाँ। तो तकरीबन उस तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, और हमारे पास इतनी डोजेज हैं जी, डोजेज अल्लाह शुक्र है अभी तक किसी कमी का कोई सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि अब कल डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब का भी बयान था कि जून तक 2 करोड़ वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। अच्छा। और अभी भी तकरीबन देखें हर हफ्ते चाइना से जहाज वैक्सीन लेके हर हफ्ते पाकिस्तान आ रहा है, बिल्कुल 5 से 10 लाख तकरीबन कि वो हैं जो हुकूमत खुद परचेज कर रही है। अच्छा, ठीक है, ये हुकूमत परचेज कर रही है। जो जून में आएगी 2 करोड़ तक, वो भी हमें चाइना से ही आएगी जी, जी, और वो भी हुकूमत ही परचेज करेंगे। ठीक है। और दूसरा सर, अभी ये भी बात जो है रिपोर्ट में आ रही है कि गुजरांवाला की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जितने भी वेंटिलेटर्स हैं वो फिल हो चुके हैं। लाहौर में भी यही सिचुएशन है? नहीं, देखें गुजरांवाला में कल रात की मैं पोजीशन बता दूं, गुजरांवाला में 23 वेंटिलेटर हैं जो कोविड के लिए हैं। पूरे गुजरांवाला में? जी जी, 23 जो कोविड के लिए मुख्तस हैं, कोविड के लिए। हाँ। जो 23 हैं उसमें से 10 कल खाली थे। अच्छा। कल 10 अवेलेबल थे पेशेंट के लिए। ठीक है। इसके अलावा हमने बाईपैप मशीन भी वहाँ शिफ्ट कर दी है, बाईपैप और सीपैप। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इस वक्त जो पेशेंट को ज़्यादा ज़रूरी जो मशीन जिसकी ज़रूरत है ना, वो बाईपैप और सीपैप मशीन की है। और इसमें ये क्या, कौन सी मशीनें हैं इसमें? क्या देखें, तीन मशीन होती हैं। एक वेंटिलेटर होता है, बिल्कुल, एक सीपैप होता है, एक बाईपैप होता है और एक हाई फ्लो नेजल कैनुला होता है। ठीक है। बाईपैप वेंटिलेटर का भी पार्ट होते हैं जिसमें बाईपैप और सीपैप होता है जो इनबिल्ट होता है। ठीक है। तो वेंटिलेटर क्या हम जब कहते हैं ना कि वेंटिलेटर बेड ऑक्यूपेंसी 83% है, उसका ये मतलब नहीं है कि 83% लोगों को ट्यूब डली हुई है। अच्छा। उसमें से तकरीबन 70 से 80 बल्कि 80% से ज़्यादा लोग भी हैं जो सीपैप और बाईपैप पार्ट ऑफ वेंटिलेटर इस्तेमाल कर रही हैं, यानी हाई फ्लो ऑक्सीजन का। ठीक है। और हार्डली 15 to 20% होता है जिनको ट्यूब डली है। ठीक है। तो इस वक्त हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिन मशीन की है जो हम हॉस्पिटल को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बाईपैप, सीपैप, हाई फ्लो नेजल कैनुला है। ठीक है। तो वो भी हमने कल गुजरांवाला में मजीद प्रोवाइड कर दी है। तो इस वक्त गुजरांवाला कंफर्टेबल है। ठीक है। एक दिन ऐसा था कि 100% ऑक्यूपेंसी थी, लेकिन वो भी हमने फिर 1122 से अरेंज करके कि ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर के लिए अगर किसी पेशेंट को शिफ्ट करने की जरूरत पड़े लाहौर, तो आप फौरन, क्योंकि 1 घंटे में लाहौर शिफ्ट हो जाता है। हाँ जी। अगर ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर एम्बुलेंस भी हो तो 1122 के पास ऐसी एम्बुलेंसेज है जिसमें वेंटिलेटर भी हैं और पेशेंट को आप 1 घंटा 2 घंटे तक ट्रैवल करा के नजदीकी मेजर सिटी और जहाँ भी वेंटिलेटर बेड अवेलेबल है वहाँ शिफ्ट करा सकते हैं। और इस तरह की कोई जो है लाहौर में सिचुएशन तो नहीं है ना? अल्लाह का शुक्र है, लाहौर में बिल्कुल मैं बता रहा हूँ इस वक्त लाहौर में 49 वेंटिलेटर खाली पड़े हैं। 49 पूरे लाहौर में भी खाली पड़े हैं। और अभी भी अगर किसी की भी वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है तो उसको वेंटिलेटर मिल सकता है बर वक्त। बिल्कुल। और इसके अलावा तकरीबन इस वक्त 325 के करीब ठीक है हाई डिपेंडेंसी यूनिट जिनमें बाईपैप और सीपैप वगैरह अवेलेबल हैं, वो भी मौजूद हैं इस वक्त। ठीक है सर, एक खबर ये भी आ रही थी कि लाहौर में बाकी 10 वैक्सीनेशन जो सेंटर्स हैं वो फाल किए जाने थे, लेकिन अभी तक वो फाल नहीं किए गए। इस हवाले से क्या कहेंगे, क्यों नहीं फाल किए गए अभी तक? देखें, हम हुकूमत की जो पॉलिसी है ना, पहले इंश्योर करें कि जब मरीज आए, जब एक आम आदमी आए वैक्सीनेशन कराने के लिए, उसको कोई दिक्कत का सामना ना करना। ठीक है। आप देखें एक्सपो सेंटर चले जाएं, आप मे हॉस्पिटल चले जाएं, सर्विसेज चले जाएं, जिना चले जाएं, जहाँ जहाँ हैं पेशेंट आता है हार्डली 15 to 20 मिनट्स में वैक्सीनेशन वैसे हो जाती है। ठीक है। इन सेंटर में सारी चीज़ें तैयार हैं, वैक्सीनेशन तक पहुँच चुकी है। अच्छा। सिर्फ इंश्योर कर रहे हैं कि अमला को इतनी एक्सरसाइज करा दी जाए कि वो जब पेशेंट आए तो उसको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है कि 1 या 2 दिन में हम उसको ओपन कर देंगे कि आप बिला धड़क पेशेंट लोग आ सकते वहाँ पर वैक्सीनेशन करा सकते। लेकिन अभी खबरें यही आ रही थी कि वहाँ पर अगर लोग पहुँच भी रहे हैं उन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर, तो अमला वहाँ पर मौजूद नहीं है और उन्हें फिर एक्सपो सेंटर जाना पड़ रहा है। उन्हें उसके हवाले से बताया जा रहा है कि आप वहाँ पर जाएं। आज बेहतर हो जाएगी सूरत हाल, क्योंकि जब भी नया सेंटर खोलते हैं ना, शुरू के 1-2 दिन ऐसे होते हैं कि जब स्टाफ को पता नहीं होता कि हमने कैसे करना है। अच्छा, हालांकि हम उनको ट्रेन करा देते हैं दूसरे सेंटर में। अच्छा, तो पहले उनकी ट्रेनिंग नहीं की जाती? हो जाती है ट्रेनिंग करा के फिर उनको भेजते हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी जब वो खुद इंडिपेंडेंटली रन करते हैं तो पहले 24-48 आवर्स में हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि थोड़ी सी
वो कॉम्पिटेंसी नहीं आएगी जो एक एस्टेब्लिश एक्सपो सेंटर या मेयो हॉस्पिटल में मौजूद तो है। अभी कितने दिन लग जाएंगे उनको? मेरा ख्याल है आज शाम तक या कल तक वो फुली फाल हो जाएंगे जितने भी 10 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। ठीक है सर, दूसरा हम देख रहे हैं कि ईद की छुट्टियों में भी सख्त लॉकडाउन का इनकाद किया गया है, तो क्या इससे कोरोना के फैलाव को रोका जा सकता है? मतलब एक वो जो चेन है वो तोड़ी जा सकती है उसकी? इसका हल ही यही है। हाँ। इसका हल यही है 10 to 14 डेज, एक इंक्यूबेशन का पीरियड का साइकिल तोड़ दें। हाँ। तो लास्ट ऑफ फर्स्ट वेव सेकंड वेव आपने बहुत प्रोग्राम किए। हाँ आप देखें लॉकडाउन कितना इफेक्टिव रहा। ये अभी भी ये लॉकडाउन लगा है, ये कितना इफेक्टिव हुआ है। ईद से 3 दिन पहले भी तब सारी दुकानें बंद कर दी और लोगों का जो गैदरिंग थी उसको वो अवॉइड हुई और ईद की छुट्टियां दी गई और ये भी तकरीबन 8-9 छुट्टियां बनती हैं। बिल्कुल ऐसे तो ये बड़ा ही इफेक्टिव होगा इंशाल्लाह। हाँ। बहुत इफेक्टिव। मतलब अभी जितना हमारा अगर 16 से 17% इन्फेक्शन रेट है उससे भी कम हो सकता है। बस लोगों को आप ये मैसेज दे दें कि इस छुट्टियों में ट्रैवल करना है तो कोई बंदा कोई शख्स भी बगैर मास्क के बस में वैगन में या गाड़ी में जा रहे हैं 4-5 बंदे बगैर मास्क के ट्रैवल ना करें। एक शख्स जिसको कोविड पॉजिटिव है और उसको पता नहीं मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, वो एक बस में ट्रैवल करता है तो 60 से 65 लोगों को वो इन्फेक्ट कर देगा। वो 60 से 65 लोग जब अपने घरों में जाएंगे, घर वालों को अगर किसी देहात में जाएंगे वहाँ जब बैठते हैं शाम को उनको ट्रांसफर करेंगे, वो लोग जब अपने घरों में जाएंगे तो ऐसे ही स्प्रेड होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रैवल के वक्त खुदारा सिर्फ मास्क पहन लें और इससे आप काफी हद तक ये स्प्रेड होने से बच सकते हैं। सर हम बारहा अपने नाजरीन को भी यही कहते हैं, जिस तरह हुकूमती इदारे बारहा SOPs की तलकीन करते हैं, हम भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग SOPs का खास तौर पर ख्याल रखें, मास्क जरूर पहना करें। लेकिन हम अभी भी देख रहे हैं कि बाजारों में रश उसी तरह है, जमा इतने लोग होते हैं कि वहाँ पर जगह नहीं होती कि आप अपना पैर भी वहाँ पर रख सकें। तो क्या आपको लगता है कि इतने SOPs भी सख्त हो चुके हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, जुर्माने भी हो रहे हैं मास्क ना पहनने की वजह से, फिर भी हम लोग बाज नहीं आ रहे, तो क्या हम लोग बहुत बहादुर कौम है? आपको लगता है ये लापरवाह बहुत ज्यादा हो चुके हैं कि हमारे सर पर जूं भी नहीं रेंग रही? लापरवाह मैं कहूँगा क्योंकि देखें ये वो लोग हैं जिनके घरों तक कोविड नहीं पहुंचा। अच्छा। जो अल्लाह का शुक्र है कि उनके घर में कोई पेशेंट सीरियस नहीं हुआ, कोविड की वजह से किसी की डेथ नहीं हुई। लेकिन उन लोगों को देखें जिनके घरों में कोविड की वजह से डेथ हो चुकी है और उसकी बुनियादी वजह ये गैदरिंग, अपने आप को बहादुर समझना कि कोरोना है ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये इस वक्त ये जो माइंड सेट हो गया होगा ना, ये इतना डैमेजिंग है फॉर द कंट्री एंड फॉर द होल, मैं कहूँगा दुनिया के लिए भी। खासतौर पर हम जो यहाँ पर कर रहे हैं ना, आप सिर्फ इंडिया की मिसाल ले, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। इंडिया की मिसाल लेने क्या नहीं हो रहा, वहाँ पर सड़कों पर डेथ हो रही है, वहाँ पर जलाने के लिए, मुर्दों को जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही, उनके शमशाद घाट में मिल नहीं रही जगह, वो भी वहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं, लोग रियलाइज ही नहीं करते। अब जुर्माने भी हो रहे हैं। अब देखें जो हुकूमती मशीनरी है कितनी इफेक्टिव है, जुर्माने कर रही है, दुकानें बंद कर रही हैं, सील कर रही हैं। एग्जैक्टली। लेकिन लोग नहीं बाजार। फिर भी लोगों का माइंडसेट वो चेंज ही नहीं हो रहा। लोगों को लग रहा है शायद हमारी इम्यूनिटी इतनी हार्ड इम्यूनिटी बन चुकी है कि शायद हमें लगना ही नहीं है। अभी भी सर आप किसी भी बंदे से पूछ लें ना, चले जाएं बाजार, तो वो यही आपको बताएंगे कि कोरोना नहीं है। मतलब हमारे सामने इतने लोग मर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं। हमारी नेबरिंग कंट्री की अगर बात की जाए, पूरी दुनिया की ग्लोबली बात कर ली जाए, लोग मर रहे हैं, हमारे सामने मर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारा माइंडसेट वही है कि कोरोना नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है। मेन प्रॉब्लम ये है। तो हम किस तरह फिर इनका माइंडसेट बदल सकते हैं? और अब ये भी कहा जा रहा है दूसरी जानिब के जो है बरतानिया का तो ऑलरेडी वेरिएंट है हमारे पास, अफ्रीकन भी है, दूसरा ब्राजीलियन भी आ गया है, तो इंडियन भी आ गया है पाकिस्तान में। कुछ ऐसी इतलात हैं आपके पास? देखें इंडियन की ऐसी कोई इतला नहीं, बाकी जो अफ्रीकन ब्राजील 2 पेशेंट में रिपोर्ट हुआ है, लेकिन उसकी जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई आगे कोई ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला कि वो स्प्रेड हुआ है। अच्छा। तो इस वक्त ये हमारे पास जो मेन जो वायरस मौजूद है वो यूके वेरिएंट ही मौजूद है, बरतानिया का ही है। और अगर अफ्रीकन और ब्राजीलियन भी आ जाए तो वो ज्यादा खतरनाक होगा या बरतानिया का ही इस वक्त ज्यादा खतरनाक है? वो अल्लाह का शुक्र आया नहीं है। अच्छा। इस वक्त तो हमें यही देख रहे हैं कि अभी तक जितना भी खतरनाक वायरस पाकिस्तान पहुंचा उसमें सबसे खतरनाक फिलहाल यूके वेरिएंट ही है। ठीक है। लेकिन जो मर्जी वेरिएंट हो, ब्राजीलियन हो, अफ्रीकन हो, जो मर्जी हो, बुनियादी असूल तो SOPs ही हैं, एहतियात। वैक्सीनेशन भी वही है। हाँ। मेजॉरिटी तकरीबन 95% के लिए वही वैक्सीनेशन इफेक्टिव है, लेकिन बुनियादी असूल SOPs हैं। आप जिस किसी भी वायरस से बचना चाहते हैं उसका हल जो है वो मास्क है। ठीक है। मास्क पहने, जो मर्जी वेरिएंट आ जाए आप उससे बच जाएंगे।
खुद बच जाएंगे, अपने मुल्क को बचा लेंगे, अपने घर वालों को बचा लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर जो हमारी वैक्सीनेशन यहाँ पर हो रही है, अगर खुदा ना खास्ता अफ्रीकन या ब्राजीलियन या इंडियन वायरस आ जाता है, बरतानिया के तो ऑलरेडी आपने बताया कि है, वो उनके लिए मौसर साबित होगी? जी बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल है, इफेक्टिव है। इफेक्टिव है, क्योंकि हमने तो ट्रायल चाइना के वायरस के हिसाब से किए थे। नहीं इफेक्टिव है सारे, जी बिल्कुल इफेक्टिव है, सारे वेरिएंट्स के लिए इफेक्टिव है। जी बिल्कुल। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सर एक ये भी शिकायत आ रही है कि जो पहली डोज लोगों को लगी है वो साइनोफार्म की लगी है और जो दूसरी डोज लगी है वो साइनोवैक की लग रही है। तो क्या इस तरह की इतलात हैं आपके पास? नहीं, जिसको जो पहले लगी उसको वही लग रही है, वही लग रही है। जी बिल्कुल। इस तरह की कोई भी कश्मकश या शुबहात का शिकार नहीं है, क्योंकि ये भी एक बहस छिड़ी हुई थी कि लोग कह रहे थे जो पहली डोज है वो कोई और वैक्सीनेशन की लगी है और दूसरी डोज कोई और लग रही है। नहीं देखें, बाकायदा जो हम वैक्सीनेशन कराने जाते हैं बाकायदा एंटर होता है, ठीक है, और ये सिंक्रोनाइज है विद नादरा, उसमें पूरी डिटेल आ जाती है, पेशेंट को कब लगा, कौन सी वैक्सीन लगी, ठीक है। और वैक्सीन लगाने वाला जो उस वक्त देख के लगाता है कि उसको पहले कौन सी लगी है। अच्छा जी, मतलब पहले जोन सी लगी आपको वही लगेगी? वही लगेगी, ठीक है। और अगर पहले वाली जो अगर साइनोफार्म हमें लगी है, अगर वो खत्म हो जाती है और हमारा दूसरी डोज का वक्त आ जाता है, तो फिर हम क्या करें? नहीं, अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई। नौबत नहीं आई है, ऐसी नौबत नहीं आई। हमारे पास साइनोफार्म भी और साइनोवैक भी बहुत मौजूद है। हाँ, अभी दोनों ही लग रही हैं। वही लग रही है, जिसने जो पहले लगवाई उसको वही लग रही है। अभी तक मेजोरिटी को साइनोफार्म लगी थी, अभी सेकंड डोज की उन्हीं की बारी है। ठीक है। और हमारे पास इस टाइम वैक्सीनेशन भी मौजूद है। ठीक है, डॉक्टर असद असलम हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर कोरोना पंजाब हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, और आपसे भी जनाब यही दरख्वास्त है कि SOPs का खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि जो तीसरी लहर है बहुत ही ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। तो इसका एक ही हल है, SOPs, मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जनाब मुझे आपने इजाजत देनी है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।